वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले हमें चाहिए कि हम मॉडर्निटी को समझें। अब मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म के जो वर्ड हैं तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि मॉडर्निटी हमारे पास क्या थी, तो देखिए मॉडर्निटीज़ के जो आइडियाज़ थे वो ये थे कि हम साइंस और रीज़न की मदद से हम रियलिटी का पता लगा सकते हैं, हम ट्रुथ को फाइंड कर सकते हैं और साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को मालूम कर सकते हैं। ये मॉडर्निटी के आइडियाज़ थे। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा देखें तो एनलाइटनमेंट में रीज़न और साइंस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया और ये बात बताई गई कि इंसान जो है, अगर वो साइंस और रीज़न को फॉलो करे तो वो रियलिटी का पता लगा सकता है। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन और फ्रांसिस बेकन ने साइंटिफिक मेथड्स और रीज़न को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो अराउंड 1960 तक मॉडर्निटी ने वेस्टर्न थॉट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ था। लेकिन फिर हमारे पास आते हैं पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स। तो जो पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स या थियोरिस्ट हैं वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ ट्रूथ। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमारे पास ट्रुथ क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी या रियलिटी क्या है। ये लोग जो है मॉडर्निज्म को अपोज करते हैं कि आप लोग जो ट्रुथ की बात करते हो, आप लोग जो रियलिटी की बात करते हो, तो आप ज़रा इसको डिफाइन तो करो कि हमारे पास ट्रुथ क्या है, हमारे पास रियलिटी क्या है, और हम ट्रुथ का पता कैसे लगा सकते हैं। क्या हमारे पास रियलिटी ऑब्जेक्टिव है? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने सब्जेक्टिव रियलिटी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया। यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट के मुताबिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमारे पास रियलिटी सब्जेक्टिव होती है। यानी कि जो आदमी या जो शख्स या लोगों का ग्रुप, अगर वो किसी चीज़ को अपने नज़रिए से अपनी तरफ से देखना चाहे तो वो देख सकते हैं और वो अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। अगर हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो नेम आता है वो जैक डरीडा का आता है। अब डरीडा ने स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज किया। डरीडा और डरीडा की तरह और तंकर्स जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, इन्होंने ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ रियलिटी पे क्वेश्चंस उठाए। इनके मुताबिक हमारे पास इस दुनिया में सिर्फ एक सच्चाई नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल ट्रूथ इन द वर्ल्ड, बल्कि हमारे पास इतने ज़्यादा ट्रुथ है जितने ज़्यादा लोग हैं। इनके मुताबिक जो हमारे पास ट्रुथ होता है ये सब्जेक्टिव होता है और ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन होती है। इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, इनकी खसूसियत ये थी कि इन्होंने अपनी रीज़न या लॉजिक के लिए कोई सेंटर पॉइंट नहीं रखा। जैसे कि मॉडर्निज्म में हमारे पास साइंस और रीज़न को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी, पोस्ट मॉडर्निज्म में इस तरह कोई सेंटर पॉइंट नहीं था जिसके गिर्द पोस्ट मॉडर्निस्ट अपनी फिलोसफी या अपने आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू जॉन फ्रांसिस ल्यूटार्ड कहते हैं कि जो वर्ड पोस्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म में, इसका मतलब है एक नई डायरेक्शन, एक नई सोच। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये मॉडर्निटी से या मॉडर्निज्म से एक नई डायरेक्शन है, ये एक नई सोच है। अगर हम पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स की बात करते हैं तो जॉन फ्रांसिस ल्यूटार्ड का नेम इसमें नुमाया है। ल्यूटार्ड कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे पास स्केप्टिसिज्म है। यानी पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो है ये हर चीज़ पे शक करते हैं, ये रियलिटी पे शक करते हैं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ पे शक करते हैं। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म में सबसे मेन पॉइंट जो है वो डाउट है, वो स्केप्टिसिज्म है। ल्यूटार्ड ने एक वर्क लिखा द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, और इसमें इन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ जो थे वो प्रेजेंट किए। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में ल्यूटार्ड कहते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें नॉलेज जो है इसने भी एक कमोडिटी यानी एक प्रोडक्ट की हैसियत इख्तियार कर ली है। और अकॉर्डिंग टू ल्यूटार्ड के आने वाले फ्यूचर में जो लड़ाई होगी तो वो नॉलेज पे होगी। यानी कि जो कंट्री नॉलेज को कंट्रोल करेगी तो वो दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करेगी।
ल्योटार्ड जो है तो वो ग्रैंड नैरेटिव्स को अपोज करते हैं। अब ग्रैंड नैरेटिव्स क्या है? देखिए, ग्रैंड नैरेटिव्स हमारे पास एक किस्म का यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जैसे कि दुनिया में ये मशहूर है कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। तो ये एक ग्रैंड नैरेटिव है जो कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। तो ल्योटार्ड कहते हैं कि हमें ग्रैंड नैरेटिव्स को नहीं मानना चाहिए। ग्रैंड नैरेटिव्स को मेटा नैरेटिव्स भी कहते हैं। और ल्योटार्ड इसका सलूशन इस तरह पेश करते हैं कि हमें अपने नैरेटिव्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। इसके अलावा जॉन बॉड्रिलार्ड जो है वो एक अनदर थ्योरिस्ट और फिलोसोफर है। तो अकॉर्डिंग टू बॉड्रिलार्ड के जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हमारे पास रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी की जगह में हमारे पास सिमुलेशंस हैं। अब देखिए, सिमुलेशंस कहते हैं रियलिटी की कॉपी को, यानी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी मदद से लोग गाड़ी चलाना, एयरप्लेन चलाना सीखते हैं। तो इस तरह के ऐप्स को सिमुलेशंस कहते हैं। अब बॉडीलार्ड कहते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है तो ये भी एक किस्म का सिमुलेशन है और सिमुलेशन से भी आगे बढ़कर है। यानी अगर हम सिमुलेशन की भी कॉपी बनाए तो उसे सिमलकरा कहते हैं। तो बॉडीलार्ड कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें हमारे पास सिमुलेशंस और सिमलकरा है और रियलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ह्यूमन माइंड जो है वो रियलिटी और सिमुलेशन के दरमियान अभी फ़र्क नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ल्यूटार्ड कहते हैं कि जो गल्फ़ वॉर हुई थी 1990 में, ये हमारे पास नहीं हुई थी। तो इस पे लोग बहुत हैरान हो गए। तो ल्यूटार्ड कहते हैं कि देखिए, जब गल्फ़ वॉर हुई तो मीडिया हमें ये बात बता रहा था कि जो अपोजिंग साइड है उसको 200,000 सोल्जर्स का नुकसान हुआ और जो अमेरिका और उसके एलाइज हैं तो उनके सिर्फ 70 सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। इसलिए बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जो है इसमें मीडिया सब कुछ कंट्रोल करता है। बॉडीलार्ड ये बात भी कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रियल और फेक चीज़ के दरमियान फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए वो हाइपर रियलिटी का टर्म यूज़ करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सिमुलेशन है, हमारे इर्द गिर्द फेक न्यूज़ है और सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर्स की बात करें तो इस पे कोई कंसेंसस नहीं है कि हमारे पास कितने फीचर्स हैं और कितने नहीं हैं, बल्कि कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क में देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट फीचर है वो है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन कहते हैं कि जब एक फिक्शनल वर्क अपने आप के बारे में बात करें, व्हेन अ फिक्शनल वर्क रेफर्स टू इट्स फिक्शनैलिटी। मेटाफिक्शन कहते हैं कि जब एक फिक्शनल वर्क आपको ये एहसास दिला दे कि आप एक फिक्शन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑन अ विंटर नाइट अ ट्रैवलर, ये लिखा है इतालो काल्विनो ने। तो इसमें जो नैरेटर होता है वो बिल्कुल इसी नेम की किताब उठाता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। या अगर हम कर्ट वॉनगट की बात करें, इन्होंने एक बुक लिखा स्लॉटर हाउस 5। अब इसके जो इनिशियल चैप्टर है तो वो राइटिंग प्रोसेस के बारे में है कि एक नावल किस तरह लिखी जाती है। तो इसी तरह ये वर्क भी अपनी फिक्शनैलिटी का एहसास दिलाता है। तो इसे कहते हैं मेटाफिक्शन। जो हमारे पास दूसरा फीचर है इसे हम कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी वर्क हो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उस पे किसी ना किसी तरीके से किसी और वर्क का इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राइटर एक किताब लिखता है तो ज़रूर उसने कोई और किताब पढ़ी होगी और उस किताब के आइडियाज़ का उस पे इन्फ्लुएंस होगा। तो जब वो कोई वर्क राइट करेगा तो वो हो सकता है कि उस आइडियाज़ को अपने वर्क में मैनिफेस्ट करें। तो इसे कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की बात करें जो कि गैब्रियल गार्शिया मार्केस ने लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू वेरियस क्रिटिक्स इस नावल के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में हमें बाइबल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यानी कि इस नावल में मकांडो का क्रिएशन है जो कि बाइबल में क्रिएशन के साथ बिल्कुल सिमिलर है। इसके अलावा इस नावल के एंड में एक सैलाब आता है, फ्लड आता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह का फ्लड जो है तो बाइबल की स्टोरीज में भी आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में हमारे पास इंटरटेक्सुअलिटी है। इसी तरह अगर कोई वर्क किसी और वर्क को कॉपी करता है या उसकी पैरोडी करता है तो इसको भी हम इंटरटेक्सुअलिटी कहेंगे। जो तीसरा फीचर है वो है पेरोनिया। पेरोनिया का मतलब है फियर
या खौफ। अब ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बंदा हर वक्त खौफज़दा होता है। उसे लगता है कि उस पे कोई हमला कर देगा या कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा। तो हम पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स में पेरोनिया को देख सकते हैं। अब पेरोनिया सिर्फ पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि हम इसको मॉडर्निस्ट वर्क्स में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एडगर एलन पो के जो वर्क्स हैं, तो इसमें भी हमें पेरोनिया देखने को मिलता है। फिर हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना, स्प्रेड करना, डिसोसिएट करना। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स जो है, तो इसमें हमें फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट तरीके से मिलती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास प्लॉट्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, यानी कि प्लॉट जो है वो लीनियर नहीं होते। उसमें हमारे पास बहुत से फ्लैशबैक्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स इस तरह होते हैं जो कि प्लॉट्स में इंटरप्शंस पैदा करते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन हमारे पास थीम्स में भी हो सकती है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है यानी प्लॉट उसमें भी हो सकती है, हमारे पास फ्रेगमेंटेशन जो है वो डायलॉग्स में भी हो सकती है, सेंटेंसेस में भी हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन आप टी एस इलियट की मॉडर्न पोम्स में भी देख सकते हैं। अगर हम ग्रेविटी रेनबो की बात करें तो इसमें हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि स्टोरी चल रही होती है और बीच में नैरेटर जो है तो वो इंटरप्ट करता है, या स्टोरी एक लाइन में चल रही होती है और अचानक कैरेक्टर्स जो है तो वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हमारे पास एक और फीचर है पेस्टिश। अब पेस्टिश हमारे पास क्या है? देखिए, पेस्टिश का मतलब है मिक्सचर, यानी कि जब एक राइटर जो है वो डिफरेंट जॉनर्स को या डिफरेंट वर्क्स को मिक्स करके एक यूनिक वर्क बनाता है, तो इसे हम पेस्टिश कहते हैं। पैरोडी और पेस्टिश जो है दोनों इंटरटेक्सचुअलिटी की किस्में हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। पैरोडी हमारे पास किसी एक वर्क की हो सकती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई राइटर जो है वो किसी राइटर को मॉक करना चाहता है तो वो उसके वर्क को इमिटेट कर सकता है अपने वर्क में, इसे हम पैरोडी कहते हैं। लेकिन पेस्टिश में ज़रूरी नहीं है कि राइटर किसी एक वर्क को टाले, पेस्टिश में ये ज़रूरी नहीं है कि राइटर किसी एक वर्क को उठाए, बल्कि पेस्टिश में हमारे पास राइटर डिफरेंट वर्क्स को उठाता है और उसे मिक्स करता है। जिस तरह की हमारे पास मेलोडी सॉन्ग्स होती हैं या हमारे पास रीमिक्सेस होते हैं जिसमें डिफरेंट सॉन्ग्स को मिक्स करके एक नई सॉन्ग बनाई जाती है। पेस्टिश को हम ग्रेविटी रेनबो में देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी रेनबो में थॉमस पिंचॉन ने पावलव के कंडीशन रिफ्लेक्सेस वाले लेक्चर्स को अपने वर्क में शामिल किया है। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट सॉन्ग्स को भी अपने वर्क में शामिल किया हुआ है। हमारे पास जो लास्ट फीचर है उसे हम कहते हैं डार्क ह्यूमर। अब डार्क ह्यूमर किसे कहते हैं? डार्क ह्यूमर एक किस्म का सैटायर होता है, बल्कि डार्क ह्यूमर का मकसद ये होता है कि राइटर लोगों की तवज्जो एक इम्पोर्टेंट इशू की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। डार्क ह्यूमर में राइटर जो है तो वो सीरियस टॉपिक के बारे में जोक करेगा, फॉर एग्जांपल रिलीजन के बारे में जोक करेगा, जैसे कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में एक प्रीस्ट होता है, वो चॉकलेट पीता है और वो हवा में उड़ने लग पड़ता है। तो ये एक किस्म का डार्क ह्यूमर हुआ। इसके अलावा हमारे पास और भी फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप ल्यूटार्ड के मेटा नैरेटिव्स को भी एज अ फीचर काउंट कर सकते हैं, हाइपर रियलिटी को भी आप एक फीचर की तरह देख सकते हैं। मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्न वर्क जो है इसमें हम हाई कल्चर और लो कल्चर को भी देखते हैं, यानी हम कैरेक्टर्स को देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स हाई क्लास या हाई कल्चर से बिलोंग करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स लो कल्चर या लो क्लास से बिलोंग करते हैं। और हाई और लो कल्चर में हमारे पास टसल होती है, जैसे कि ब्लू स्काई में हम देख सकते हैं कि जो टोनी मॉरिसन है तो उसने लो कल्चर हमें प्रेजेंट किया है और हमें यह बताया है कि किस तरह हाई कल्चर ने लो कल्चर को डोमिनेट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।